My last stitches is poem number 7 from BA third semester English, and this poem is written by Robert Browning. Robert Browning ने ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखी है. अब ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जिसके अंदर की एक वक्ता होता है, या हम कह सकते हैं एक स्पीकर होता है जो अपनी थॉट्स को प्रेजेंट करता है, और वहाँ पर एक लिसनर होता है जो उसको सुन रहा होता है, लेकिन सिर्फ स्पीकर एक ही होता है और जो लिसनर है वो कोई भी आंसर नहीं करता है उसको. ठीक है, तो माई लास्ट डचेस एक ऐसी ही पोएम है. नाम से ही क्लियर हो जाता है हमें. लास्ट मतलब पहली या पिछली जिसे हम कह सकते हैं, और डचेस यानी कि बेगम, यानी कि यहाँ पर जो स्पीकर है, पोएम में जो स्पीकर है वो अपनी पास्ट पत्नी के बारे में, वाइफ के बारे में बता रहा है. इस पोएम में जो स्पीकर है वो एक ड्यूक है, यानी कि एक नवाब है. उसकी पत्नी यानी डचेस मर चुकी है, और जैसा कि उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो एक अन्य नवाब जो है वो अपने दूत को, अपने एम्बेसडर को, मैसेंजर को वहाँ पर भेजता है ताकि कि वो अपनी बेटी का रिश्ता इस ड्यूक से कर सके जिसकी की वाइफ का देहांत हो चुका है. अब ड्यूक उस दूत को अपनी पुरानी वाइफ की, जो कि मर चुकी है, उसकी पेंटिंग दिखाता है जो एक दीवार पर लगी हुई है, और उसके बारे में बातें करता है, जिससे हमें ड्यूक के स्वभाव का, ड्यूक के कैरेक्टर का भी अंदाज़ा होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पोएम को. क्या कहता है यहाँ पर? दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन दी वॉल. ये मेरी पिछली वाइफ है जो कि दीवार के ऊपर पेंट की गई है. मतलब दीवार पर एक चित्र है, उसकी तरफ इशारा करते हुए जो स्पीकर है, ड्यूक है, वो दूत को बताता है कि ये मेरी लास्ट डचेस है. लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव. देखिए, ये तस्वीर ऐसी प्रतीत होती है जैसे डचेस अभी जिंदा है. आई कॉल दैट पीस अ वंडर. मैं इस चित्र को, पीस किस चीज़ को कहा गया है? चित्र को. मैं इस चित्र को एक वंडर कहता हूँ, एक अजूबा कहता हूँ. नाउ, आज, यानी आज मैं इस चित्र को एक अजूबा कहता हूँ. फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे. फ्रा पेंडोल्फ एक बहुत ही स्किल्ड पेंटर था, तो उस फ्रा पेंडोल्फ के हाथों ने इस चित्र पर पूरे एक दिन तक काम किया था, और जब उसने ये पेंटिंग की थी, देयर शी स्टैंड्स, इशारा करके कहता है कि वो वहाँ पर खड़ी हुई थी. अब क्या कहता है? विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर. दूत को कहता है कि क्या तुम प्लीज़ बैठ जाओगे और बैठ कर देखना चाहोगे? आई सैड फ्रा पेंडोल्फ बाय डिज़ाइन. यहाँ बाय डिज़ाइन का मतलब है जानबूझकर. ठीक है, मैंने यानी ड्यूक ने उसको जानबूझकर बताया कि ये पेंटिंग किसने की है? फ्रा पेंडोल्फ ने की है. फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर काउंटेंस. काउंटेंस मतलब चेहरा, फेस. फॉर नेवर रेड, क्योंकि तुम्हारे जैसे अजनबी शायद इस चेहरे को जो कि पिक्चर में बना हुआ है कभी उतनी डेप्थ और पैशन से ना देख पाएँ जितनी कि इस अर्नेस्ट ग्लैंस, इसके अंदर एक गंभीर झलक दिखाई देती है. बट टू माई सेल्फ दे टर्न. लेकिन मेरे लिए ये जो गंभीरता है या पेशन है, ये इस पिक्चर के अंदर है. सिंस नन पुट्स बाय दैट कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई. क्योंकि ये जो कर्टन है इस पेंटिंग पर जो डाला गया है वो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खोल दिया है. एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ़ दे डस्ट. और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो मुझसे पूछते हैं हाउ सच ए ग्लैंस कम देयर, कि इस पेंटिंग में से ये एक झलक कैसी आ रही है. सो नोट मतलब कौन सी झलक या कौन सी ग्लैंस, मतलब जो पेंटिंग है वो बिल्कुल सजीव प्रतीत होती है. तो जो सजीवता की झलक है, ऐसा प्रतीत होता है कि देखने वाले ड्यूक से पूछते हैं हर बार जब भी उस पेंटिंग को देखते हैं कि ये जो सजीवता है ये इस चेहरे से कैसे झलक सकती है, एक पेंटिंग में इतनी सजीवता कैसे प्रकट हो सकती है. सो नोट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दस. और इस तरह से ड्यूक क्या कहता है दूत को कि तो तुम पहले नहीं हो जिसने
मुझसे ये पूछा हो कि इस पेंटिंग में इतनी सजीवता कहाँ से आई। सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। अब क्या कहता है कि ये जो पेंटिंग है इसके अंदर बहुत ही सजीवता है, बहुत ही ज़्यादा उसके फेस के ऊपर एक ब्लश है। जो डचेस का फेस है पेंटिंग में उसमें एक ब्लश है। तो उसका रीज़न कहता है, कौन बता रहा है, ड्यूक ही बोल रहा है पूरी पोएम में। और मैसेंजर को कहता है, सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, कि ये उसके हस्बैंड की उपस्थिति की वजह से नहीं था। कोल्ड दैट स्पॉट, कि उसके चेहरे पर एक लालिमा आ गई। मतलब जो डचेस है, डचेस की पेंटिंग में अगर डचेस के फेस पर देखा जाता है तो उसके गालों के ऊपर जैसे ब्लश की वजह से एक लालिमा है, एक निशान है। तो वो निशान उसके हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से नहीं है। ठीक है, कहाँ पर है वो, डचेस के चीक्स पर। परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, बल्कि कि शायद फ्रा पेंडोल्फ को उसकी चांस टू से मतलब तारीफ़ का मौका मिल गया होगा और उस तारीफ़ की वजह से वो ब्लश कर गई होगी। आगे क्या कहता है, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। क्या कहता है, मेंटल यानी कि पोशाक, ठीक है, लैप्स यानी फिसल जाना, गिर जाना। उसकी जो पोशाक है, यानी उसकी डचेस की जो पोशाक थी जो उसने पहनी हुई थी वो उसकी लेडी की कलाई तक नीचे तक गिरी हुई थी। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश द डाइज अलोंग हर थॉट। अब क्या कहता आगे, अन्यथा या अदरवाइज जो पेंट है वो उस हाफ फ्लश को कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता जो उसके गले तक आकर रुक गया। दैट मीन्स वो हाफ जो ब्लश है जो उसके स्किन पर दिखाई दे रहा है वो कहाँ से आया। सच स्टफ वाज कॉर्टसी शी थॉट। उसने सोचा होगा कि जो पेंटर है, जो पेंटर उसकी तारीफ़ कर रहा है वो उसकी तारीफ़ कर रहा है और इसी तारीफ़ की वजह से काज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। ये जो स्पॉट ऑफ जॉय था उसके चिक्स के ऊपर जो रेड ब्लश था वो इसी स्पॉट की वजह से आ गया होगा। शी हैड ए हार्ट हाउ शैल आई से। अब आगे क्या कहता है, उसका हार्ट कैसा था मैं आपको क्या बताऊं। किसको कह रहा है ये, मैसेंजर को कह रहा है। ठीक है, अब क्या बताता है उसके हार्ट के बारे में। टू सून मेड ग्लैड, उसे बहुत ही आसानी से खुश किया जा सकता था। टू ईजीली इम्प्रेस्ड, और बहुत ही आसानी से उसको इम्प्रेस भी किया जा सकता था। शी लाइक्ड वट एवर शी लुकड ऑन, वो हर वो चीज़ लाइक करती थी जिसको कि वो देख लेती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी नज़रें हर कहीं जाती थी। सर इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सब कुछ एक बराबर था। इट वॉज ऑल वन मतलब उसके लिए सब कुछ एक बराबर था। यहाँ पर वो एक तरह से अपनी वाइफ डचेस की कमियों को उजागर कर रहा है। ठीक है, वो कहना चाहता है कि वो एक डचेस थी, उसका एक रुतबा था, लेकिन वो डचेस की तरह से बिहेव नहीं करती थी। मतलब वो एक सामान्य महिला की तरह से थी जिसे आसानी से खुश और इम्प्रेस किया जा सकता था, जिसके लुक्स हर तक जगह जाते थे। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट। और क्या कहता है कि उसको संसार की सभी वस्तुएं पसंद थी जहाँ पर भी उसके लुक्स जाते थे। ये अभी हमने रीड किया। शी लुक्ड ऑन, शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन, जहाँ पर भी उसकी नज़रें जाती थी, जिस भी वस्तु पर उसकी नज़र पड़ती थी वो उसे पसंद करती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, जहाँ तक भी वो देख पाती थी। दैट मीन्स हर चीज़ उसको अच्छी लगती थी। अब वो एक एग्जाम्पल देता है, सर इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सारी चीज़ बराबर थी। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, माई फेवर एट हर ब्रेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि अगर मैं उसको एक नेकलेस ला कर देता वो भी उसके लिए उतना ही बराबर था जितना कि ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, पश्चिम में सूरज की रोशनी के गिरने का मतलब जो प्राकृतिक दृश्य था वो भी उसको उतनी ही खुशी देता था जितना कि मेरा दिया हुआ एक नेकलेस दे सकता था। द बो ऑफ चेरिस सम ऑफिशियस फूल, और अगर कोई ऑफिशियस फूल का मतलब यहाँ है साधारण व्यक्ति, आम व्यक्ति, अगर कोई आम व्यक्ति उसे चेरी की टहनी से लाकर कोई मामूली सा
उपहार देता, ब्रोक इन दी ऑर्चर्ड, जो किसी बगीचे से तोड़ कर लाया गया होता, वो भी उसके लिए उतने ही मायने रखता था जितना कि मेरा दिया हुआ नेकलेस रखता था। द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस, और जिस वाइट म्यूल पर, जिस खच्चर पर, वाइट म्यूल के ऊपर, खच्चर के ऊपर सवारी करना, विद राउंड द टेरेस, टेरेस के ऊपर भी उसे अच्छा लगता था। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, और सभी को वो, ऑल एंड ईच, प्रत्येक व्यक्ति को वो एक ही तरह से ट्रीट करती थी, और अप्रूविंग स्पीच के साथ, मतलब एक अच्छी स्पीच के साथ, एक अच्छी भाषा के साथ वो सबसे बोलती थी, यानी खुश होकर बोलती थी। और ब्लश एटलीस्ट, या फिर अगर नहीं बोलती थी तो खुशी जाहिर करती थी, किसी की भी प्रशंसा करती थी। तो यहाँ तक हमने रीड किया स्टेंजा नंबर 5 तक, और रिमेनिंग स्टेंजास विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो।